CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 7 के लिए गणित की ध्वनि पाठ्यपुस्तक गणित प्रकाश, पृष्ठ संख्या 127, अध्याय 6, संख्याओं का खेल। इस पृष्ठ के ऊपर दाईं तरफ एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से जुड़ी अतिरिक्त जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। 6.1 संख्याएं हमें बताती हैं। दिए गए चित्र में विद्यमान संख्याएं हमें क्या बताती हैं? कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक को याद करें। अब वे संख्याओं को एक भिन्न नियम का उपयोग करते हुए पुकारते हैं। इस प्रश्न के ठीक नीचे एक चित्र दिया गया है। चित्र में रेखाओं से बने मानव यानी स्केच ह्यूमन फिगर के द्वारा 8 बच्चों की आकृति बनी हुई है। प्रत्येक बच्चे के सिर के ऊपर एक संख्या लिखी गई है। बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर संख्याएं इस प्रकार हैं: 0, 1, 0, 2, 2, 2, 1। आपके विचार से इन संख्याओं का क्या तात्पर्य है? बच्चे स्वयं को पुनर्व्यवस्थित करते हैं तथा प्रत्येक बच्चा इस नई व्यवस्था के आधार पर एक संख्या बोलता है। यहाँ पुनः रेखाओं के द्वारा बने हुए बच्चों के चित्र दिए गए हैं, जिनमें बच्चे अपने स्थान को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। बच्चों के साथ पुनः संख्याएं दी गई हैं, जिसे बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर इस प्रकार हैं: 0, 0, 1, 2, 2, 5, 6। क्या आप पता लगा पाए कि ये संख्याएं क्या बता रही हैं? ध्यान दीजिए और ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। पृष्ठ संख्या 128। यहाँ एक नियम है। प्रत्येक बच्चा अपने सम्मुख खड़े उन बच्चों की संख्या बोलता है जो लंबाई में उससे बड़े हैं। जांच कीजिए कि क्या प्रत्येक बच्चे द्वारा बोली गई संख्या दोनों व्यवस्थाओं में इस नियम के साथ मेल खाती है। उस संख्या को लिखिए जो प्रत्येक बच्चे को इस नियम के आधार पर नीचे बताई गई व्यवस्था के लिए बोलनी चाहिए। इस प्रश्न से संबंधित एक चित्र पृष्ठ के मध्य भाग पर दिया गया है। दिए गए चित्र में रेखाओं के द्वारा कुल 7 बच्चों के चित्र बने हुए हैं। प्रत्येक बच्चे के सिर के ऊपर एक गोलाकार रिक्त स्थान छोड़ा गया है। आपको दिए गए रिक्त स्थान में उन संख्याओं को लिखना है जो प्रत्येक बच्चे को इस नियम के आधार पर बताई गई है। पता लगाइए। प्रश्न 1। इस पुस्तक के अंत में दिए गए स्टिकर चित्रों के कटआउट को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए अथवा रेखाखंड खींचकर उसकी ऊंचाई के आधार पर ऐसी व्यवस्था बनाइए कि उनका अनुक्रम दिए गए संख्याओं के रूप में पढ़ा जाए। A 0 1 1 2 4 1 5। B 0 0 0 0 0 0 0। C 0 1 2 3 4 5 6। D 0 1 0 1 0 1 0। E 0 1 1 1 1 1 1। F 0 0 0 3 3 3 3। प्रश्न 2। दिए गए कथनों में से प्रत्येक के बारे में सोचिए तथा पहचान कीजिए कि यह कथन
सदैव सत्य है या केवल कभी-कभी सत्य है या सदैव असत्य है? अपने तर्क को साझा कीजिए। ए, यदि कोई व्यक्ति शून्य बोलता है तो ऐसे व्यक्ति उस समूह में सबसे लंबे हैं। बी, यदि कोई व्यक्ति सबसे लंबा है तो उसकी संख्या शून्य है। सी, सबसे पहले व्यक्ति की संख्या शून्य है। डी, यदि कोई व्यक्ति पंक्ति में प्रथम या अंतिम नहीं है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो कहीं बीच में खड़े हैं, तो वह शून्य नहीं बोल सकता है। ई, वह व्यक्ति जो सबसे बड़ी संख्या बोलता है वह सबसे छोटा है। एफ, 8 व्यक्तियों के समूह में अधिकतम संभावित संख्या क्या है? पृष्ठ संख्या 129। 6.2 समानता चयन। किशोर के पास कुछ संख्या पत्रक हैं तथा वह किसी पहेली पर कार्य कर रहा है। वहां 5 डिब्बे हैं तथा प्रत्येक डिब्बे में केवल एक संख्या कार्ड ही होना चाहिए। इन डिब्बों में रखे कार्डों की संख्याओं का योग 30 होना चाहिए। क्या ऐसा करने की कोई विधि ज्ञात करने में आप उसकी सहायता कर सकते हैं? इस प्रश्न से संबंधित एक चित्र नीचे दिया गया है। दिए गए चित्र में 5 आयताकार खाली बक्से दिए गए हैं, जिसके दाहिनी तरफ 30 की संख्या लिखी गई है। दिए गए रिक्त बक्सों के ठीक नीचे कुछ संख्या पत्रक यानी नंबर कार्ड्स दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। 13 की संख्या के कुल 3 संख्या पत्रक, 9 की संख्या के कुल 4 पत्रक, 1 की संख्या के 3 पत्रक, 7 की संख्या के 4 पत्रक, 11 की संख्या के 3 पत्रक, 5 की संख्या के 4 पत्रक तथा 3 की संख्या के कुल 4 पत्रक दिए गए हैं। क्या आप पता कर सकते हैं कि किन 5 कार्डों के योग से योगफल 30 प्राप्त होगा? क्या ऐसा करना संभव है? इस संग्रह में से 5 कार्ड चुनने की अनेक विधियां हैं। क्या सभी संभावनाओं की जांच किए बिना एक हल ज्ञात करने की कोई विधि है? आइए पता लगाते हैं। कुछ सम संख्याओं को जोड़िए। आपको किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है? क्या इससे कोई अंतर पड़ता है कि आप ऐसी कितनी संख्याएं जोड़ते हैं? किसी भी सम संख्या को बिना शेषफल वाले युग्मों में व्यवस्थित किया जा सकता है। इस जानकारी के ठीक नीचे बिंदुकृत आकृतियों के माध्यम से सम संख्याओं के कुछ युग्मों को बताया गया है। पहली आकृति में 6 की संख्या, दूसरी आकृति में 10 की संख्या तथा तीसरी आकृति में 18 की संख्या को व्यवस्थित किया गया है। जैसा कि चित्र से ज्ञात है कि कितनी भी सम संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त एक संख्या को बिना किसी शेष संख्या के युग्मों में व्यवस्थित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह योग सदैव एक सम संख्या होगा। इस जानकारी के ठीक दाईं तरफ बिंदुकृत आकृति के माध्यम से 10 की संख्या को बताया गया है, जो कि एक सम संख्या है। अब कुछ विषम संख्याओं को लेकर जोड़िए। आपको किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है? क्या इससे कोई अंतर पड़ता है कि आप कितनी विषम संख्याएं जोड़ते हैं? विषम संख्याओं को युग्मों में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। एक विषम संख्या युग्मों के संग्रह से एक अधिक होती है। कुछ विषम संख्याएं नीचे बताई गई हैं। इस जानकारी से संबंधित एक चित्र नीचे दिया गया है। चित्र में बिंदुकृत आकृतियों को
विषम संख्याओं में व्यवस्थित किया गया है। व्यवस्थित की गई संख्याओं में पहली संख्या है 7, दूसरी संख्या है 11 तथा तीसरी संख्या है 21। पृष्ठ संख्या 130। क्या आप एक विषम संख्या को युग्मों के संग्रह से एक कम संख्या के रूप में भी सोच सकते हैं? यह चित्र बताता है कि दो विषम संख्याओं का योग सदैव सम होता है। यहाँ दिए गए अन्य चित्र भी इस उत्पत्ति को सत्यापित करने के उदाहरण हैं। इस जानकारी से संबंधित एक चित्र नीचे दिया गया है। चित्र में एक बालक कुछ कह रहा है जो इस प्रकार है। हम यह प्राप्त कर सकते हैं कि दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त संख्या को सदैव युग्मों में व्यवस्थित किया जा सकता है। बालक के दाईं तरफ विषम संख्याओं के युग्मों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि दो विषम संख्याएं आपस में मिलकर सम संख्याएं बना रही हैं। जैसे 3 तथा 3 की संख्या मिलकर 6 की संख्या बना रही है। इसी प्रकार 5 तथा 3 की संख्या मिलकर 8 की संख्या बना रही है तथा 3 एवं 9 की संख्या मिलकर 12 की सम संख्या बना रही है। 3 विषम संख्याओं को जोड़ने के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या परिणामी योग को युग्मों के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है? पता लगाइए कि A 4 विषम संख्याओं के, B 5 विषम संख्याओं के तथा C 6 विषम संख्याओं के योग की स्थिति में क्या होता है। अब उस पहेली पर वापस आइए जिसे किशोर हल करने का प्रयास कर रहा था। वहां 5 रिक्त डिब्बे हैं। इसका अर्थ है कि उसके पास विषम संख्या के डिब्बे हैं। सभी संख्या कार्डों पर विषम संख्याएं अंकित हैं। इन्हें जोड़ने पर 30 प्राप्त होना चाहिए, जो कि एक सम संख्या है। क्योंकि किन्हीं 5 विषम संख्याओं को जोड़ने पर कभी भी एक सम संख्या प्राप्त नहीं होगी, अतः किशोर इन कार्डों को डिब्बों में कभी भी इस प्रकार व्यवस्थित नहीं कर सकता कि इनका योग 30 प्राप्त हो। 2 भाई बहन मार्टिन और मारिया का जन्म ठीक 1 वर्ष के अंतराल में हुआ। आज वे अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मारिया कहती है कि उनकी आयु का योग 112 वर्ष है। क्या यह संभव है? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? क्योंकि उनका जन्म 1 वर्ष के अंतराल में हुआ है, इसलिए उनकी आयु यानी 2 क्रमागत संख्याएं होंगी। क्या उनकी आयु 51 और 52 वर्ष हो सकती है? 51 जमा 52 बराबर 103 है। कुछ अन्य क्रमागत संख्याएं लेकर प्रयास कीजिए और बताइए कि क्या उनका योग 112 है। गणन संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5 क्रमशः में सम और विषम संख्याएं एकांतर रूप से यानी एक एक छोड़कर आ रही हैं। किन्हीं भी 2 क्रमागत संख्याओं में एक सदैव सम संख्या होगी तथा दूसरी सदैव विषम संख्या होगी। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योगफल क्या होगा? हम जान सकते हैं कि इनके योग को युग्मों में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह एक विषम संख्या होगी। पृष्ठ संख्या 131। क्योंकि 112 एक सम संख्या है तथा मार्टिन और मारिया की आयु वर्षों में क्रमागत संख्याएं हैं, अतः इनका योग 112 नहीं हो सकता। हम समानता शब्द का उपयोग
सम या विषम होने के गुण को व्यक्त करने में करते हैं। उदाहरणार्थ, किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योग एक विषम संख्या होना एक समानता है। इसी प्रकार किन्हीं दो विषम संख्याओं का योग एक सम संख्या होना एक समानता है। पता लगाइए। प्रश्न 1। विषम और सम संख्याओं के चित्रीय निरूपणों की अपनी समझ का उपयोग करते हुए दिए गए प्रश्न में से प्रत्येक योग की समानता ज्ञात कीजिए। ए, दो सम संख्याओं और दो विषम संख्याओं का योग। कोष्टक के अंदर सम जमा सम जमा विषम जमा विषम। बी, दो विषम संख्याओं और तीन सम संख्याओं का योग। सी, 5 सम संख्याओं का योग। डी, 8 विषम संख्याओं का योग। प्रश्न 2। लता के पास उसके गुल्लक में 1 रुपए के सिक्के विषम संख्या में है, 5 रुपए के सिक्के विषम संख्या में है तथा 10 रुपए के सिक्के सम संख्या में है। उसे कुल धन राशि की गणना करने पर 205 रुपए प्राप्त हुए। क्या उसने गणना में कोई त्रुटि की? यदि कोई त्रुटि नहीं हुई तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हो सकते हैं? यदि उससे कोई त्रुटि हुई तो स्पष्ट कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ होगा। प्रश्न 3। हम जानते हैं कि ए, सम जमा सम बराबर सम। बी, विषम जमा विषम बराबर सम। सी, सम जमा विषम बराबर विषम। इसी प्रकार दी गई स्थितियों के लिए समानता ज्ञात कीजिए। डी, सम घटा सम बराबर रिक्त स्थान। ई, विषम घटा विषम बराबर रिक्त स्थान। एफ, सम घटा विषम बराबर रिक्त स्थान। जी, विषम घटा सम बराबर रिक्त स्थान। जाल यानी ग्रिड में छोटे वर्ग। एक 3 गुणा 3 ग्रिड में 9 छोटे वर्ग हैं, जो एक विषम संख्या है। वहीं एक 3 गुणा 4 ग्रिड में 12 छोटे वर्ग होते हैं, जो एक सम संख्या है। यहाँ 3 गुणा 4 की समानता सम है। किसी एक ग्रिड की विमाएं यानी विस्तार दी गई होने पर क्या आप गुणनफल को परिकलित किए बिना छोटे वर्गों की संख्या की समानता बता सकते हैं? इस प्रश्न से संबंधित एक चित्र दाईं तरफ दिया गया है। दाईं तरफ दिए गए चित्र में एक आयताकार ग्रिड का चित्र बना है, जिसे कुल 4 स्तंभों और 3 पंक्तियों में इस प्रकार बांटा गया है कि कुल 12 छोटे वर्ग प्राप्त होते हैं। पृष्ठ संख्या 132। इन ग्रिड में छोटे वर्गों की संख्या की समानता ज्ञात कीजिए। ए, 27 गुणा 13। बी, 42 गुणा 78। सी, 135 गुणा 654। व्यंजकों की समानता। बीजीय व्यंजक 3n जमा 4 पर विचार कीजिए। n के विभिन्न मानों के लिए इस व्यंजक की भिन्न भिन्न समानताएं हैं। इस जानकारी के लिए नीचे एक सारणी दी गई है, जिसे 3 स्तंभों और 4 पंक्तियों में बांटा गया है। पहली पंक्ति में स्तंभों के शीर्षक इस प्रकार हैं: n, 3n जमा 4 का मान की समानता। दूसरी पंक्ति को बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर जानकारी है 3, 13,
विषम। तीसरी पंक्ति को बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर जानकारी है 8, 28 सम। चौथी पंक्ति को बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर जानकारी है 10, 34 सम। एक ऐसा व्यंजक लिखिए जिसकी समानता सदैव एक सम है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे 100 पी और 48 डब्ल्यू घटा 2। इसी प्रकार के और अधिक व्यंजक ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। ऐसे व्यंजक लिखिए जिनकी समानता सदैव विषम है। 3n जमा 4 जैसे कुछ अन्य व्यंजक लिखिए जिनकी समानता या तो विषम हो सकती है या फिर सम हो सकती है। व्यंजक 6k जमा 2 का मान 8, 14, 20 क्रमशः प्राप्त होता है। कोष्टक के अंदर k बराबर 1, 2, 3 क्रमशः के लिए इनमें अनेक सम संख्याएं छूट गई हैं। क्या ऐसे व्यंजक हैं जिनके उपयोग से हम सभी सम संख्याओं की सूची बना सकते हैं? संकेत: सभी सम संख्याओं का एक गुणनखंड 2 है। क्या ऐसे व्यंजक हैं जिनके उपयोग से हम सभी विषम संख्याओं की सूची बना सकते हैं? हम पहले यह ज्ञात कर चुके हैं कि किस प्रकार हम 4 के गुणजों के अनुक्रम में nवें पद को व्यक्त कर सकते हैं, जहां n एक अक्षर संख्या है और यह उस अनुक्रम में एक स्थान व्यक्त करती है। उदाहरणार्थ पहला, 23वां, 117वां इत्यादि। 2 के गुणजों का nवां पद क्या होगा, अथवा nवीं सम संख्या क्या है? आइए इस प्रश्न के उत्तर के लिए विषम संख्याओं पर विचार करें। 100वीं विषम संख्या क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिए गए प्रश्न पर विचार कीजिए। पृष्ठ संख्या 133। 100वीं सम संख्या क्या है? यह 2 गुणा 100 बराबर 200 है। क्या यह 100वीं विषम संख्या ज्ञात करने में हमारी सहायता करता है? आइए सम और विषम संख्याओं वाले अनुक्रमों की पदानुसार तुलना करें। सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12 क्रमशः। विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11 क्रमशः। हम प्राप्त करते हैं कि किसी भी स्थान पर विषम संख्या अनुक्रम की संख्या का मान सम संख्या अनुक्रम की संख्या के मान से 1 कम है। इस प्रकार 100वीं विषम संख्या 200 घटा 1 बराबर 199 है। nवीं विषम संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र लिखिए। आइए सर्वप्रथम उस विधि का वर्णन करें जो हमने एक दिए हुए स्थान पर विषम संख्या ज्ञात करने के लिए सीखी थी। a. उस स्थान पर सम संख्या प्राप्त कीजिए। यह उस स्थान संख्या का 2 गुना होती है। b. फिर इस सम संख्या में से 1 घटाइए। हम इस प्रक्रिया को व्यंजकों के रूप में लिखने पर प्राप्त करते हैं। a 2n, b 2n घटा 1। इस प्रकार 2n वह सूत्र है जो nवीं सम संख्या प्रदान करता है तथा 2n घटा 1 वह सूत्र है जो nवीं विषम संख्या प्रदान करता है। 6.3 जाल यानी ग्रिड में कुछ खोज। इस
3 गुणा 3 ग्रिड को ध्यान पूर्वक समझिए। यह एक सरल नियम के अनुसार भरा गया है। इसमें बिना किसी पुनरावृत्ति के 1 से 9 तक की संख्याओं का उपयोग कीजिए। इस ग्रिड के बाहर लिखी संख्याओं पर घेरा लगाया गया है। इस जानकारी से संबंधित एक ग्रिड यानी जाल दाईं तरफ दिया गया है। दाईं तरफ दिए गए जाल को 3 स्तंभों और 3 पंक्तियों में बांटा गया है, जिससे कि कुल 9 छोटे वर्ग प्राप्त हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ग में एक निश्चित संख्या लिखी गई है, जिसे बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर इस प्रकार है। पहली पंक्ति को बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर संख्या है 4, 7, 5। पंक्ति के ठीक दाईं तरफ ग्रिड के बाहर गोलाकार आकृति में संख्या लिखी है 16। स्पष्ट है कि यह संख्या पहली पंक्ति में दी गई संख्याओं का योग है। इसी प्रकार आगे की संख्याएं इस प्रकार हैं। दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर संख्याएं हैं 6, 1, 2। दूसरी पंक्ति के दाईं तरफ गोलाकार आकृति के अंदर लिखी गई संख्या है 9। तीसरी पंक्ति को बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर दी गई संख्याएं हैं 3, 9, 8। पंक्ति के दाईं तरफ गोलाकार आकृति के अंदर लिखी गई संख्या है 20। इसी प्रकार स्तंभों के ठीक नीचे भी गोलाकार आकृति के अंदर संख्याएं लिखी गई हैं, जो इस प्रकार हैं। पहले स्तंभ के ठीक नीचे गोलाकार आकृति में लिखी गई संख्या है 13। दूसरे स्तंभ के ठीक नीचे गोलाकार आकृति के अंदर लिखी गई संख्या है 17 तथा तीसरे स्तंभ के ठीक नीचे गोलाकार आकृति के अंदर लिखी गई संख्या है 15। क्या आप पता लगा पाए कि घेरा लगी हुई संख्याएं क्या निरूपित करती हैं? घेरों में लिखी संख्याएं संगत पंक्तियों और स्तंभों का योग हैं। ऊपर बताए गए नियम के आधार पर दिए गए ग्रिड भरिए। इस प्रश्न से संबंधित 2 ग्रिड यानी जाल का चित्र पृष्ठ के निचले भाग पर दिया गया है। बाईं तरफ दिए गए ग्रिड को 3 स्तंभों और 3 पंक्तियों में बांटा गया है। पहले स्तंभ और पहली पंक्ति में लिखी गई संख्या है 9। ग्रिड में बने अन्य छोटे वर्ग खाली हैं। तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में लिखी गई संख्या है 5। दिए गए ग्रिड के दाईं तरफ तथा नीचे की तरफ अर्थात पंक्तियों के संगत में और स्तंभों के संगत में गोलाकार आकृति के अंदर कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, जो इस प्रकार है। पहली पंक्ति के दाईं तरफ लिखी गई संख्या है 13। दूसरी पंक्ति के दाईं तरफ लिखी गई संख्या है 14। तीसरी पंक्ति के दाईं तरफ लिखी गई संख्या है 18। इसी प्रकार पहले स्तंभ के ठीक नीचे लिखी गई संख्या है 24। दूसरे स्तंभ के ठीक नीचे लिखी गई संख्या है 9 तथा तीसरे स्तंभ के ठीक नीचे लिखी गई संख्या है 12। इसी प्रकार दाईं तरफ बने हुए ग्रिड को भी 3 पंक्तियों तथा 3 स्तंभों में बांटा गया है। दिए गए ग्रिड में 2 संख्याएं लिखी गई हैं। दूसरी पंक्ति तथा पहले स्तंभ में लिखी हुई संख्या है 4 तथा तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में लिखी गई संख्या है 3। ग्रिड के अंदर बने अन्य छोटे वर्ग खाली हैं। बाईं तरफ बने हुए ग्रिड की भांति दाईं तरफ दिए गए ग्रिड में भी संगत पंक्तियों और स्तंभों के योग की संख्याएं लिखी गई हैं, जो इस प्रकार हैं। पहली पंक्ति के ठीक दाईं तरफ लिखी गई संख्या है 24। दूसरी पंक्ति के दाईं तरफ लिखी गई संख्या है 15। तीसरी पंक्ति के दाईं तरफ लिखी गई संख्या है 6। इसी प्रकार पहले स्तंभ के नीचे लिखी गई संख्या है 12। दूसरे स्तंभ के ठीक नीचे लिखी गई संख्या है 16 तथा तीसरे स्तंभ के ठीक नीचे लिखी गई संख्या है 17। पृष्ठ संख्या 134।
इसी प्रकार के कुछ प्रश्न स्वयं बनाइए तथा अपने सहपाठियों को चुनौती दीजिए। दी गई समस्या को हल करने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न से संबंधित एक ग्रिड यानी जाल का चित्र दाईं तरफ दिया गया है। दाईं तरफ दिए गए ग्रिड को 3 स्तंभों और 3 पंक्तियों में बांटा गया है। दिए गए ग्रिड में एक संख्या लिखी गई है। दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में लिखी गई संख्या है 6 तथा ग्रिड के अंदर अन्य छोटे वर्ग खाली हैं। दिए गए ग्रिड के दाईं तरफ प्रत्येक पंक्ति के साथ कुछ संख्याएं लिखी गई हैं तथा प्रत्येक स्तंभों के नीचे कुछ संख्याएं लिखी गई हैं। पहली पंक्ति के दाईं तरफ लिखी गई संख्या है 5, दूसरी पंक्ति के दाईं तरफ लिखी गई संख्या है 21, तीसरी पंक्ति के दाईं तरफ लिखी गई संख्या है 19। पहले स्तंभ के नीचे लिखी गई संख्या है 9, दूसरे स्तंभ के नीचे लिखी गई संख्या है 11, तीसरे स्तंभ के नीचे लिखी गई संख्या है 26। आपको उचित संख्याओं का प्रयोग करके इस ग्रिड को हल करने का प्रयास करना है। आपने अनुभव किया होगा कि इस ग्रिड के लिए एक हल ज्ञात करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति क्यों है? न्यूनतम संभावित योग 6 बराबर 1 जमा 2 जमा 3 है। अधिकतम संभावित योग 24 बराबर 9 जमा 8 जमा 7 है। स्पष्टतः घेरे के अंदर की कोई भी संख्या 6 से कम एवं 24 से अधिक नहीं हो सकती है। इस ग्रिड में योग 5 और 26 दिए हुए हैं, अतः यह असंभव है। हमारे द्वारा पहले हल किए गए ग्रिड में किशोर ने पाया कि घेरों में लगी सभी संख्याओं का योग सदैव 90 था। साथ ही विद्या ने पाया था कि सभी तीनों पंक्तियों या सभी तीनों स्तंभों के लिए घेरों में लिखी संख्याओं का योग सदैव 45 था। जांच कीजिए कि क्या यह आपके द्वारा पहले हल किए गए ग्रिड के लिए भी सत्य है। इस जानकारी से संबंधित एक चित्र दाईं तरफ दिया गया है। दाईं तरफ दिए गए चित्र में एक बालिका कह रही है, 3 पंक्तियों के योग को जोड़ने पर 45 प्राप्त होता है। ऐसा स्तंभों के योग को जोड़ने पर भी होता है। पंक्तियों के योग अथवा स्तंभों के योग को जोड़ने पर योग सदैव 45 क्यों होना चाहिए? इस ग्रिड से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि सभी पंक्तियों के योग को जोड़ने पर प्राप्त योग 1 से 9 तक की संख्याओं के योग के समान होगा। ऐसा ही स्तंभों के योग के लिए भी प्राप्त किया जा सकता है। 1 से 9 तक की संख्याओं का योग 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8 जमा 9 बराबर 45। यदि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ तथा प्रत्येक विकर्ण में लिखी संख्याओं का योग समान संख्या हो, तो उन संख्याओं का एक वर्गाकार ग्रिड जादुई वर्ग यानी मैजिक स्क्वायर कहलाता है। यह योग जादुई योग कहलाता है। विकर्णों को चित्र में बताया गया है। इस प्रश्न से संबंधित एक चित्र दाईं तरफ दिया गया है। दाईं तरफ दिए गए चित्र में 3 स्तंभों तथा 3 पंक्तियों से मिलकर एक ग्रिड की संरचना दी गई है। ग्रिड में कुछ संख्याएं लिखी गई हैं जो बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर इस प्रकार है। पहली पंक्ति में दी गई संख्या है 4, 7, 5। दूसरी पंक्ति को बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर संख्याएं हैं 6, 1, 2। तीसरी पंक्ति को बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर संख्याएं हैं 3,
9, 8। दिए गए ग्रिड के ठीक दाईं तरफ एक गोलाकार आकृति के अंदर प्रत्येक पंक्ति के साथ लिखी गई संख्याएं हैं। पहली पंक्ति के ठीक दाईं तरफ लिखी गई संख्या है 4 जमा 7 जमा 5। दूसरी पंक्ति के दाईं तरफ लिखी गई संख्या है 6 जमा 1 जमा 2। तीसरी पंक्ति के ठीक दाईं तरफ लिखी गई संख्याएं हैं 3 जमा 9 जमा 8। इसी प्रकार प्रत्येक स्तंभों के ठीक नीचे संख्याओं का योग लिखा गया है, जो इस प्रकार है। पहले स्तंभ के ठीक नीचे लिखी गई संख्याएं हैं 4 जमा 6 जमा 3। दूसरे स्तंभ के ठीक नीचे लिखी गई संख्याएं हैं 7 जमा 1 जमा 9। तीसरे स्तंभ के ठीक नीचे लिखी गई संख्याएं हैं 5 जमा 2 जमा 8। संख्याओं द्वारा यादृच्छिक रूप से ग्रिड को भरकर एक जादुई वर्ग की रचना करने का प्रयास करना कठिन हो सकता है। इसका कारण यह है कि पुनरावृत्ति के बिना 1 से 9 तक की संख्याओं के उपयोग से एक 3 गुणा 3 ग्रिड को भरने की अनेक विधियां हैं। वस्तुतः यह ज्ञात किया जा सकता है कि इसके लिए ऐसी ठीक 3,62,880 विधियां हैं। आपको आश्चर्य होगा कि इस प्रकार ग्रिड को भरने की विधियों की संख्या सभी संख्याओं को बिना लिखे ही ज्ञात की जा सकती है। हम बाद की कक्षाओं में यह जानेंगे कि ऐसा किस प्रकार करते हैं। इस जानकारी से संबंधित एक ग्रिड यानी जाल का चित्र ठीक दाईं तरफ दिया गया है। दिए गए ग्रिड को 3 स्तंभों और 3 पंक्तियों में बांटा गया है तथा ग्रिड के अंदर कोई संख्या नहीं लिखी गई है। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से लेकर तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को मिलाते हुए एक चौड़ी पट्टी तथा तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ और पहली पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ को मिलाती हुई एक चौड़ी पट्टी का चित्र दिया गया है, जो कि विकर्णों को स्पष्ट करता है। पृष्ठ संख्या 135। इसके स्थान पर हमें एक जादुई वर्ग बनाने के लिए क्रमबद्ध विधि से आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए आइए स्वयं से कुछ प्रश्न पूछें। प्रश्न 1। जादुई योग क्या हो सकता है? क्या यह कोई भी संख्या हो सकती है? आइए एक क्षण के लिए केवल पंक्ति के योगों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। हम प्राप्त कर चुके हैं कि 1 से 9 तक की संख्याओं वाली एक 3 गुणा 3 ग्रिड में पंक्ति योग की संख्याओं का कुल योग सदैव 45 होगा, क्योंकि एक जादुई वर्ग में सभी पंक्ति योग समान होते हैं तथा इन्हें जोड़ने पर 45 प्राप्त होता है। अतः इनमें से प्रत्येक को 15 होना चाहिए। इस प्रकार हम निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त करते हैं। प्रेक्षण 1 से 9 तक की संख्याओं के उपयोग से बनाए गए एक जादुई वर्ग में जादुई योग 15 होना चाहिए। 2. किसी जादुई वर्ग के केंद्र पर संभवतः कौन-कौन सी संख्याएं विद्यमान हो सकती हैं? आइए इन संभावनाओं पर एक-एक करके विचार करें। क्या केंद्रीय संख्या 9 हो सकती है? यदि ऐसा है तो 8 को किसी अन्य वर्ग में आना चाहिए। उदाहरण के लिए इस वर्ग में 8 जमा 9 जमा अन्य संख्या बराबर 15 प्राप्त होनी चाहिए, परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि हम 8 को किसी भी स्थान पर लिखें पर यह समस्या सदैव रहेगी। अतः 9 केंद्र के स्थान पर नहीं आ सकता। क्या केंद्रीय संख्या 1 हो सकती है?
यदि ऐसा है तो 2 को किसी अन्य वर्ग में अवश्य आना चाहिए। यहाँ हमें 2 जमा 1 जमा अन्य संख्या बराबर 15 अवश्य प्राप्त होनी चाहिए, परंतु यह संभव नहीं है क्योंकि हम केवल 1 से 9 तक की संख्याओं का ही उपयोग कर रहे हैं। चाहे हम 2 को किसी भी स्थान पर लिखें, परंतु यह समस्या सदैव रहेगी। अतः केंद्र पर संख्या 1 भी नहीं आ सकती है। इस प्रश्न से संबंधित चित्र दाईं तरफ दिया गया है। दाईं तरफ दिए गए चित्र में 2 वर्गाकार ग्रिड दिए गए हैं। पहले वर्गाकार ग्रिड को 3 पंक्तियों तथा 3 स्तंभों में बांटा गया है। दिए गए ग्रिड में कुछ संख्याएं लिखी हैं, अन्य ग्रिड खाली हैं। पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ में दी गई संख्या है 8। दूसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ यानी ग्रिड के केंद्र में लिखी गई संख्या है 9। 8 तथा 9 की संख्या को विकर्ण के माध्यम से बिंदुकृत आयताकार बक्से में घेरा गया है। दूसरे वर्गाकार ग्रिड को भी 3 पंक्तियों तथा 3 स्तंभों में बांटा गया है। दूसरे वर्गाकार ग्रिड में भी 2 संख्याएं लिखी गई हैं, जो इस प्रकार हैं। दूसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ में लिखी गई संख्या है 1। तीसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ में लिखी गई संख्या है 2। दूसरे स्तंभ को बिंदुकृत आयताकार आकृति के माध्यम से घेरा गया है। ऐसे ही तर्क का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि 1 से 9 तक की संख्याओं में से कौन सी संख्याएं केंद्र पर विद्यमान हो सकती हैं। इस खोज के द्वारा हम निम्नलिखित रोचक प्रेक्षण पर पहुंच जाएंगे। प्रेक्षण 2। 1 से 9 तक की संख्याओं द्वारा भरे गए एक जादुई वर्ग के केंद्र पर प्रकट होने वाली संख्या 5 ही होनी चाहिए। आइए अब यह पता करें कि एक जादुई वर्ग में न्यूनतम संख्या यानी 1 और अधिकतम संख्या यानी 9 कहाँ आनी चाहिए। हमारा दूसरा परीक्षण हमें बताता है कि इन्हें परिसीमा स्थानों में से किसी स्थान पर आना चाहिए। आइए इन स्थानों का 2 श्रेणियों में वर्गीकरण करें। इस प्रश्न से संबंधित एक चित्र नीचे दिया गया है। नीचे दिए गए चित्र में 2 वर्गाकार ग्रिड बने हैं। बाईं तरफ दिए गए वर्गाकार ग्रिड को 3 स्तंभों और 3 पंक्तियों में बांटा गया है। बाईं तरफ दिए गए वर्गाकार ग्रिड के चारों कोनों पर बिंदु द्वारा चिह्नित किया गया है। इसी प्रकार दाईं तरफ भी एक वर्गाकार ग्रिड दिया गया है, जिसे 3 स्तंभों और 3 पंक्तियों में बांटा गया है। दाईं तरफ दिए गए वर्गाकार ग्रिड में भी कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित किए गए स्थान इस प्रकार हैं: पहली पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ को, दूसरी पंक्ति तथा पहले स्तंभ को, दूसरी पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ को, तीसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ के स्थान को चिन्हित किया गया है। पृष्ठ के निचले हिस्से में दाईं तरफ एक और वर्गाकार ग्रिड दिया गया है, जिसे 3 स्तंभों और 3 पंक्तियों में बांटा गया है। दिए गए ग्रिड के केंद्रीय भाग पर एक संख्या लिखी है, जो है 5। अर्थात यहाँ यह बताया गया है कि 1 से 9 तक की संख्याओं द्वारा भरे गए एक जादुई वर्ग के केंद्र पर प्रकट होने वाली संख्या 5 ही होनी चाहिए। पृष्ठ संख्या 136। क्या एक कोने के वर्ग में विद्यमान हो सकता है? उदाहरणार्थ, क्या इसे संलग्न वर्ग के अनुसार रख सकते हैं? यदि हाँ, तो 15 प्राप्त करने के लिए 2 अन्य संख्याओं के साथ 1 जोड़ने की 3 विधियां होनी चाहिए। हम 1 जमा 5 जमा 9 बराबर 1
जमा 6 जमा 8 बराबर 15 प्राप्त करते हैं। क्या कोई अन्य संयोजन संभव है? इस प्रश्न से संबंधित एक चित्र ठीक दाईं तरफ दिया गया है। दाईं तरफ दिए गए चित्र में एक वर्गाकार ग्रिड दिया गया है, जिसे 3 स्तंभों तथा 3 पंक्तियों में बांटा गया है। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में लिखी गई संख्या है 1, दूसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ में यानी ग्रिड के केंद्र में लिखी गई संख्या है 5। पहली पंक्ति को बिंदुकृत आयताकार आकृति के माध्यम से चिह्नित किया गया है तथा पहली पंक्ति के दाईं तरफ ग्रिड के बाहर लिखी गई संख्या है 15। इसी प्रकार पहले स्तंभ में भी बिंदुकृत आयताकार आकृति के माध्यम से चिह्नित किया गया है तथा पहले स्तंभ के ठीक नीचे ग्रिड के बाहर लिखी गई संख्या है 15। इसी प्रकार ग्रिड के ऊपर कोने के वर्ग तथा नीचे कोने के वर्ग को मिलाते हुए एक बिंदुकृत आयताकार आकृति को चिह्नित किया गया है, जिसे विकर्ण कहते हैं तथा इस विकर्ण से संलग्न संख्या लिखी गई है 15। इसी प्रकार क्या 9 को किसी कोने के वर्ग में रखा जा सकता है? प्रेक्षण 3। संख्याएं 1 और 9 किसी कोने के स्थान पर विद्यमान नहीं हो सकती हैं, अतः इन्हें मध्य स्थानों में से किसी स्थान पर आना चाहिए। क्या आप 1 और 9 के लिए अन्य संभव स्थान ज्ञात कर सकते हैं? अब हमारे पास जादुई वर्ग के लिए एक पूर्ण पंक्ति या एक पूर्ण स्तंभ है। इसे पूरा करने का प्रयास कीजिए। संकेत: सर्वप्रथम 1 और 9 वाली पंक्ति को भरिए। इस प्रश्न से संबंधित 2 वर्गाकार ग्रिड का चित्र दिया गया है। बाईं तरफ दिए गए वर्गाकार ग्रिड को 3 स्तंभों और 3 पंक्तियों में बांटा गया है। पहली पंक्ति में संख्याओं के लिए रिक्त स्थान है। दूसरी पंक्ति में संख्याएं दी गई हैं, जो इस प्रकार हैं: 1, 5, 9। तीसरी पंक्ति भी रिक्त है। दाईं तरफ दिए गए वर्गाकार ग्रिड को भी 3 स्तंभों और 3 पंक्तियों में बांटा गया है। पहला स्तंभ रिक्त है। दूसरे स्तंभ में दी गई संख्याएं हैं 1, 5, 9। तीसरा स्तंभ भी रिक्त है। आपको रिक्त स्थानों में उचित संख्याएं भरनी हैं तथा इस जादुई वर्ग को पूर्ण करना है। पता लगाइए। प्रश्न 1 से 9 तक की संख्याओं के उपयोग से कितने भिन्न भिन्न जादुई वर्ग बनाए जा सकते हैं? प्रश्न 2 से 10 तक की संख्याओं के उपयोग से एक जादुई वर्ग की रचना कीजिए। ऐसा करने के लिए आप कौन सी युक्ति अपनाएंगे? इसकी तुलना 1 से 9 तक की संख्याओं से बनाए गए जादुई वर्गों से कीजिए। प्रश्न 3 एक जादुई वर्ग लीजिए तथा a प्रत्येक संख्या में 1 की वृद्धि कीजिए। b प्रत्येक संख्या को दुगुना कीजिए। क्या प्रत्येक स्थिति में परिणामी ग्रिड भी एक जादुई वर्ग है? प्रत्येक स्थिति में जादुई योग में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? प्रश्न 4 एक जादुई वर्ग पर अन्य कौन-कौन सी संक्रियाएं की जा सकती हैं ताकि एक अन्य जादुई वर्ग प्राप्त हो जाए? प्रश्न 5 किन्हीं भी 9 क्रमागत संख्याओं के संग्रह के उपयोग से, जैसे 2 से लेकर 10, अर्धविराम 3 से लेकर 11, अर्धविराम 9 से लेकर 17 इत्यादि, एक जादुई वर्ग की रचना करने की विधियों पर चर्चा कीजिए। एक 3 गुणा 3 जादुई वर्ग का व्यापकीकरण करना।
हम यह व्याख्या कर सकते हैं कि जादुई वर्ग की संख्याएं परस्पर किस प्रकार संबंधित हैं, अर्थात जादुई वर्ग की संरचना किस प्रकार की जाती है। पृष्ठ संख्या 137। उन जादुई वर्गों में से किसी एक वर्ग का चयन कीजिए जिन्हें आपने क्रमागत संख्याओं का उपयोग करके बनाया है। यदि केंद्र पर स्थित संख्या की अक्षर संख्या m है, तो व्यक्त कीजिए कि अन्य संख्याएं किस प्रकार m से संबंधित हैं, अर्थात वे m से कितनी अधिक या कम हैं। संकेत: स्मरण कीजिए कि हमने बीजीय व्यंजकों के अध्याय में किस प्रकार एक तिथि पत्र यानी कैलेंडर मास में 2 गुणा 2 ग्रिड की व्याख्या की थी। इस जानकारी से संबंधित एक चित्र दाईं तरफ दिया गया है। दाईं तरफ एक वर्गाकार ग्रिड का चित्र दिया गया है जिसे 3 स्तंभों तथा 3 पंक्तियों में बांटा गया है। 3 स्तंभों और 3 पंक्तियों में बांटे जाने पर दिए गए वर्गाकार ग्रिड के अंदर कुल 9 छोटे वर्ग बन रहे हैं। दिए गए ग्रिड के केंद्र भाग पर अर्थात दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में लिखी गई अक्षर संख्या है m। एक बार जब व्यापकीकृत रूप प्राप्त हो जाए तब अपने प्रेक्षणों को कक्षा के साथ साझा कीजिए। पता लगाइए। प्रश्न 1। इस व्यापकीकृत रूप के उपयोग से वह जादुई वर्ग ज्ञात कीजिए जब केंद्रीय संख्या 25 है। प्रश्न 2। किसी पंक्ति, स्तंभ या विकर्ण के 3 पदों को जोड़ने पर कौन सा व्यंजक प्राप्त होता है। प्रश्न 3। यहाँ दी गई स्थितियों के परिणाम लिखिए। a. व्यापकीकृत रूप के प्रत्येक पद में 1 जोड़ने पर। b. व्यापकीकृत रूप के प्रत्येक पद को दुगुना करने पर। प्रश्न 4। एक जादुई वर्ग की रचना कीजिए जिसका जादुई योग 60 हो। प्रश्न 5। क्या 9 अक्रमागत संख्याओं को भरकर एक जादुई वर्ग प्राप्त करना संभव है। सबसे पहला 4 गुणा 4 जादुई वर्ग। सबसे पहला अभिलेखित 4 गुणा 4 जादुई वर्ग भारत के पार्श्वनाथ जैन मंदिर खजुराहो के 10वीं शताब्दी के एक शिलालेख में पाया गया है तथा इसे चौतीसा यंत्र कहा जाता है। इस जानकारी से संबंधित एक चित्र ठीक नीचे दिया गया है। दिए गए चित्र में बाईं तरफ एक प्राचीन जादुई वर्ग का चित्र है तथा दाईं तरफ एक वर्गाकार ग्रिड का चित्र दिया गया है। दिए गए दोनों वर्गाकार ग्रिडों पर कुछ संख्याएं लिखी गई हैं। बाईं तरफ दिए गए जादुई वर्ग में देवनागरी लिपि में संख्याएं अंकित हैं तथा दाईं तरफ बने हुए वर्गाकार ग्रिड में इन्हीं संख्याओं को सामान्य अंकों में लिखा गया है। इन संख्याओं को बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर संख्याएं इस प्रकार है। पहली पंक्ति में दी गई संख्या है 7, 12, 1, 14। दूसरी पंक्ति को बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर संख्याएं हैं 2, 13, 8, 11। तीसरी पंक्ति को बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर संख्याएं इस प्रकार हैं 16, 3, 10, 5। चौथी पंक्ति को बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर संख्याएं इस प्रकार हैं 9, 6, 15, 4। दिए गए चित्र के ठीक नीचे लिखा है भारत में सर्वप्रथम अभिलेखित 4 गुणा 4 जादुई वर्ग अर्धविराम चौतीसा यंत्र अर्धविराम खजुराहो भारत। 34 अर्थात 34 है। आपके विचार से उन लोगों ने इसे चौतीसा यंत्र क्यों कहा? इस जादुई वर्ग की प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण की संख्याओं का योग 34 है।
क्या आप इस वर्ग में 4 संख्याओं के अन्य प्रतिरूप यानी पैटर्न ज्ञात कर सकते हैं, जिनमें प्रत्येक पंक्ति अथवा स्तंभ या विकर्ण की 4 संख्याओं का योग 34 हो? पृष्ठ संख्या 138। इतिहास और संस्कृति में जादुई वर्ग। सर्वप्रथम अभिलेखित जादुई वर्ग की रचना 2000 से अधिक वर्षों पूर्व प्राचीन चीन में हुई थी, जिसे लो शू वर्ग कहा जाता है। किंवदंती यानी दंत कथा है कि लो नदी में आई एक विपत्तिकारक बाढ़ के समय ईश्वर ने लोगों को बचाने के लिए एक कछुए को भेजा था। वह कछुआ अपनी पीठ पर एक 3x3 ग्रिड लाया था, जिस पर 1 से 9 तक की संख्याएं एक जादुई पैटर्न में व्यवस्थित थीं। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न समय पर जादुई वर्गों का अध्ययन किया गया, जिनमें भारत, जापान, मध्य एशिया और यूरोप सम्मिलित हैं। इस जानकारी से संबंधित एक चित्र दाईं तरफ दिया गया है। दाईं तरफ दिए गए चित्र में एक कछुए का चित्र बना है, जिसकी पीठ पर बिंदु के माध्यम से कुछ संख्याएं अंकित हैं। दी गई संख्याओं को स्पष्ट करने के लिए कछुए के ठीक नीचे एक वर्गाकार ग्रिड दिया गया है, जिसे 3 स्तंभों और 3 पंक्तियों में बांटा गया है। ग्रिड में लिखी गई संख्याएं इस प्रकार हैं। बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर पहली पंक्ति में दी गई संख्या है 2, 7, 6। बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर दूसरी पंक्ति में दी गई संख्या है 9, 5, 1। बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर तीसरी पंक्ति में दी गई संख्या है 4, 3, 8। भारतीय गणितज्ञों ने वृहद रूप से जादुई वर्गों पर कार्य किया है। इनके द्वारा रचे गए ग्रंथों में इन जादुई वर्गों की रचना करने की व्यापक विधियों का वर्णन किया गया है, जिनकी हमने ऊपर चर्चा की है कि भारतीय गणितज्ञों का कार्य केवल 3x3 और 4x4 के ग्रिड बनाने तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु इन्होंने इन्हें 5x5 तथा अन्य बड़े वर्ग के ग्रिड के लिए भी विस्तृत किया। हम इनका अध्ययन बाद की कक्षाओं में करेंगे। जादुई वर्गों का प्रकट होना अध्ययनशील गणितीय कार्यों तक ही सीमित नहीं रहा। ये भारत के अनेक स्थानों पर पाए गए हैं। दाईं ओर संलग्न चित्र एक 3x3 जादुई वर्ग का है, जो तमिलनाडु के पलानी नामक स्थान के एक मंदिर के एक स्तंभ पर प्राप्त हुआ है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी में किया गया था। इस जानकारी से संबंधित एक चित्र दाईं तरफ दिया गया है। दाईं तरफ दिया गया चित्र एक मंदिर के स्तंभ का है, जिस पर वर्गाकार ग्रिड में तमिल भाषा में संख्याएं अंकित हैं। 3x3 जादुई वर्ग भारत के घरों और दुकानों पर भी पाए जा सकते हैं। नीचे बताया गया नवग्रह यंत्र भी एक ऐसा ही उदाहरण है। पृष्ठ के निचले भाग पर एक नवग्रह यंत्र का चित्र दिया गया है, जिसमें 9 ग्रहों के नाम तथा उनसे संबंधित कुछ आकृतियां बनाई गई हैं। नवग्रह यंत्र को 3 स्तंभों और 3 पंक्तियों में अर्थात 3x3 के जादुई वर्ग में बांटा गया है। पहली पंक्ति में बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर दिए गए ग्रह के नाम इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, चंद्रमा। दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर दिए गए ग्रहों के नाम इस प्रकार हैं: गुरु, सूर्य, मंगल। तीसरी पंक्ति में बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर दिए गए ग्रहों के नाम हैं: केतु, शनि, राहु। पृष्ठ संख्या 139। ध्यान दीजिए कि प्रत्येक ग्रह के साथ एक भिन्न जादुई योग संबद्ध है।
यहाँ कुबेर यंत्र का एक चित्र दिया गया है। इस जानकारी से संबंधित एक चित्र यहाँ दिया गया है। बाईं तरफ कुबेर यंत्र का चित्र दिया गया है। कुबेर यंत्र के केंद्र भाग पे कुछ संख्याएं अंकित हैं, जिसे एक तीर के माध्यम से दाईं तरफ स्पष्ट किया गया है। दाईं तरफ वर्गाकार ग्रिड में दी गई संख्याएं इस प्रकार हैं। पहली पंक्ति को बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर संख्याएं हैं 27, 20, 25। दूसरी पंक्ति को बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर संख्याएं हैं 22, 24, 26। तीसरी पंक्ति को बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर संख्याएं हैं 23, 28, 21। 6.4 प्रकृति का मनपसंद अनुक्रम। विरहांक फिबोनाची संख्याएं। अनुक्रम 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 क्रमशः। विरहांक फिबोनाची संख्याएं संपूर्ण गणित में सबसे अधिक प्रसिद्ध अनुक्रमों में से एक है। यह कला, विज्ञान और गणित की दुनिया प्रत्येक स्थान पर अनुभव करने को मिल जाता है। यद्यपि ये संख्याएं अनेक बार विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त होती रहती हैं, यह उल्लेखनीय है कि इन संख्याओं की सर्वप्रथम खोज कला, विशिष्ट रूप से कविता के संदर्भ में हुई थी। इस प्रकार विरहांक फिबोनाची संख्याएं कला, विज्ञान और गणित के बीच निकटता के संबंधों का एक सुंदर दृष्टांत प्रदान करती हैं। विरहांक संख्याओं की खोज। विरहांक संख्याएं सर्वप्रथम हजारों वर्ष पूर्व संस्कृत और प्राकृत भाषाविदों के ग्रंथों में उनकी काव्यात्मक रचनाओं के अध्ययन में उद्धृत हुई। अनेक भारतीय भाषाओं जैसे प्राकृत, संस्कृत, मराठी, मलयालम, तमिल और तेलुगु की काव्यात्मक रचनाओं में प्रत्येक शब्दांश यानी सिलेबल लघु गुरु यानी दीर्घ के रूप में वर्गीकृत हैं। एक गुरु शब्दांश का एक लघु शब्दांश की तुलना में लंबे समय तक उच्चारण किया जाता है, वस्तुतः ठीक दुगुने समय तक। इसके गायन के समय एक लघु शब्दांश समय की एक ताल पर समाप्त होता है तथा गुरु शब्दांश समय के 2 तालों यानी बीट्स पर समाप्त होता है। श्लोक गायन की सरल व्यवस्था से असंख्य गणितीय प्रश्न उत्पन्न हुए, जिन पर इन भाषाओं के प्राचीन कवियों ने विस्तृत रूप से विचार किया। श्लोकों से संबंधित प्रश्नों को पूछने और उनके उत्तर देने की प्रक्रिया में अनेक महत्वपूर्ण गणितीय खोजें की गईं। शब्दांश यानी यह शब्द का वह भाग है जिसमें एक स्तर ध्वनि होती है एवं इसे एक शब्दांश को अक्षर भी कहा जाता है। पृष्ठ संख्या 140। इन प्रश्नों में एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न था कि लघु शब्दांशों यानी एक ताल और गुरु शब्दांशों यानी 2 ताल को सम्मिलित करते हुए 8 तालों की कितनी लय यानी रिदम्स बनाई जा सकती हैं। अर्थात कोई व्यक्ति ऐसी कितनी विधियों से 8 तालों को लघु एवं गुरु शब्दांशों से भर सकता है, जहां एक लघु शब्दांश एक ताल का समय लेता है तथा एक गुरु शब्दांश 2 तालों का समय लेता है। यहाँ कुछ संभावनाएं दी गई हैं जो इस प्रकार हैं: गुरु 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 गुरु, लघु 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 लघु, लघु गुरु गुरु लघु गुरु, गुरु गुरु लघु लघु गुरु। क्रमशः क्या आप अन्य संभावनाएं भी ज्ञात कर सकते हैं? अधिक गणितीय रूपों में लिखने पर
1 और 2 के योग के रूप में संख्या 8 को कितनी विधियों से लिखा जा सकता है? उदाहरण के लिए 8 बराबर 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2। 8 बराबर 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1। 8 बराबर 1 जमा 2 जमा 2 जमा 1 जमा 2 तथा 8 बराबर 2 जमा 2 जमा 1 जमा 1 जमा 2 इत्यादि। क्या आप कोई अन्य विधियां सोच पा रहे हैं? यहाँ संख्याओं 1, 2, 3 और 4 में से प्रत्येक को 1 और 2 के योग के रूप में लिखने की सभी विधियां दी जा रही हैं। इस प्रश्न से संबंधित एक तालिका नीचे दी गई है। तालिका को कुल 3 स्तंभों तथा 5 पंक्तियों में बांटा गया है। पहली पंक्ति में स्तंभों के शीर्षक इस प्रकार हैं: विभिन्न विधियां, विधियों की संख्या। पहले स्तंभ में n के साथ संख्या लिखी गई है। दूसरे स्तंभ में उस संख्या को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है उसकी विधि लिखी गई है तथा तीसरे स्तंभ में विधियों की कुल संख्या लिखी गई है। पंक्ति 2 को बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर प्राप्त जानकारी इस प्रकार है: n बराबर 1, 1, 1। n बराबर 2, 1 जमा 1, 2। विधियों की संख्या 2। n बराबर 3, 1 जमा 1 जमा 1, 1 जमा 2, 2 जमा 1। विधियों की संख्या 3। n बराबर 4, 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, 1 जमा 1 जमा 2, 1 जमा 2 जमा 1, 2 जमा 1 जमा 1, 2 जमा 2। विधियों की संख्या 5। पृष्ठ संख्या 141। अपनी अभ्यास पुस्तिका में संख्या 5 को सभी संभावित विधियों से 1 और 2 के योग के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। आपने कितनी विधियां ज्ञात की? आपको 8 विभिन्न विधियां प्राप्त होनी चाहिए। क्या आप सभी संभावनाओं को लिखे बिना इन्हें ज्ञात कर सकते हैं? क्या आप n बराबर 8 के लिए इसका प्रयास कर सकते हैं? यहाँ लघु एवं गुरु शब्दांशों की 5 तालों वाली सभी लय लिखने की एक क्रमबद्ध विधि दी जा रही है। 4 तालों वाली सभी लयों के सम्मुख 1 जमा लिखिए, फिर 3 तालों वाली सभी लयों के सम्मुख 2 जमा लिखिए। इससे हमें 5 तालों वाली सभी लय प्राप्त हो जाती है। इस जानकारी से संबंधित एक चित्र नीचे दिया गया है। नीचे दिए गए चित्र में एक आयताकार बक्से को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। बाईं तरफ बने बक्से में लिखा है n बराबर 5। मध्य बक्से में 5 को अलग अलग विधियों से लिखा गया है, जो इस प्रकार है: 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, 1 जमा 1 जमा 1 जमा 2, 1 जमा 1 जमा 2 जमा 1, 1 जमा 2 जमा 1 जमा 1, 1 जमा 2 जमा 2। दाईं तरफ यानी तीसरे बक्से में लिखी गई संख्या है 2 जमा 1 जमा 1 जमा 1, 2 जमा 1 जमा 2,
2 जमा 2 जमा 1। इस प्रकार 5 तालों वाली 8 लय हैं। यह विधि तब ठीक से कार्यान्वित होती है जब 5 तालों वाली प्रत्येक लय को या तो 1 जमा से या 2 जमा से प्रारंभ होना चाहिए। यदि यह 1 जमा से प्रारंभ होती है तो शेष संख्याओं को एक 4 ताल लय प्रदान करनी चाहिए तथा हम इन सभी को लिख सकते हैं। यदि यह 2 जमा के साथ प्रारंभ होती है तो शेष संख्याओं को एक 3 ताल लय प्रदान करनी चाहिए तथा हम इन सभी संख्याओं को लिख सकते हैं। इस प्रकार 5 ताल लयों की संख्या 4 ताल लयों की संख्या और 3 ताल लयों की संख्या का योग है। 6 ताल लय कितनी है? इसी तर्क के अनुसार यह 5 ताल लयों की संख्या और 4 ताल लयों की संख्या का योग होगा, अर्थात यह 8 जमा 5 बराबर 13 है। इस प्रकार 6 तालों वाली 13 लय होंगी। क्रमबद्ध विधि का उपयोग करते हुए सभी 6 ताल लयों को लिखिए, अर्थात 6 को 1 और 2 के योग के रूप में सभी संभावित विधियों से लिखिए। क्या आपको 13 विधियां प्राप्त हुईं? किसी भी निश्चित संख्या में दी गई ताल के लघु एवं गुरु अक्षरों की सभी लयों की गणना करने की यह सुंदर एवं उत्तम विधि एक महान प्राकृत भाषाविद और छंद शास्त्री विरहांक ने लगभग वर्ष 700 सामान्य संवत में प्रदान की थी। उन्होंने अपनी इस विधि को कविता के प्राकृत छंद के रूप में दिया। इसी कारण अनुक्रम 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 क्रमशः को विरहांक अनुक्रम कहा जाता है तथा इस अनुक्रम की संख्याएं विरहांक संख्याएं कहलाती हैं। विरहांक इतिहास में वे प्रथम ज्ञात व्यक्ति थे जिन्होंने स्पष्टतः इन महत्वपूर्ण संख्याओं पर विचार किया तथा इनके बनने का नियम लिखा। भारत में अन्य भाषाविदों और छंद शास्त्रियों ने भी इन संख्याओं पर इसी काव्यात्मक संदर्भ में विचार किया। निसंदेह विरहांक को प्रसिद्ध भाषाविद और छंद शास्त्री पिंगल के पूर्व कार्यों से प्रेरणा प्राप्त हुई। पिंगल का जीवन काल लगभग 300 सामान्य संवत पूर्व था। विरहांक के बाद इन संख्याओं के बारे में गोपाल कोष्ठक में 1135 सामान्य संवत और फिर हेमचंद्र कोष्ठक में 1150 सामान्य संवत द्वारा भी लिखा गया। पृष्ठ संख्या 142। पश्चिम में इन संख्याओं को एक इटालियन गणितज्ञ फिबोनाची के नाम पर फिबोनाची संख्याएं कहा जाता है। इन्होंने इन संख्याओं के विषय में विरहांक से 500 वर्ष बाद लगभग 1202 सामान्य संवत में लिखा। जैसा कि यह स्पष्ट है कि फिबोनाची न तो ऐसे प्रथम व्यक्ति थे और न ही द्वितीय तथा तृतीय व्यक्ति थे जिन्होंने इन संख्याओं के विषय में लिखा, परंतु कभी-कभी विरहांक फिबोनाची संख्याओं का उपयोग इसलिए किया जाता है कि सभी व्यक्ति समझ सकें कि वस्तुतः इनका संदर्भ क्या है। अतः लघु एवं गुरु शब्दांशों वाली 8 तालों में कितनी लय होंगी? हम इसके लिए विरहांक अनुक्रम 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 क्रमशः का 8वां पद लेते हैं। इस प्रकार 8 तालों वाली 34 लय है। इस अनुक्रम में 55 के बाद आने वाली संख्या लिखिए। हम ज्ञात कर चुके हैं कि इस अनुक्रम में अगली संख्या पिछली 2 संख्याओं को जोड़कर प्राप्त होती है। जांच कीजिए कि यह तथ्य ऊपर दी गई संख्याओं के लिए सत्य है या नहीं। अगली संख्या है 34 जमा
55 बराबर 89। इस अनुक्रम में अगली 3 संख्याएं लिखिए। अनुक्रम इस प्रकार है: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। यदि आपको उपरोक्त अनुक्रम की एक और संख्या लिखनी हो तो क्या आप बता सकते हैं कि पिछली 2 संख्याओं को जोड़े बिना यह संख्या सम होगी या विषम? इस अनुक्रम में प्रत्येक संख्या की समानता क्या है? समानताओं के अनुक्रम में क्या आप कोई पैटर्न ध्यान दे पा रहे हैं? वर्तमान समय में विरहांक फिबोनाची संख्याएं काव्यात्मक रचनाओं यानी श्लोकों से लेकर ढोल नगाड़े बजाने तक, चित्रकला और वास्तुकला से लेकर विज्ञान तक अनेक गणितीय और कलात्मक सिद्धांतों का आधार बनती है। संभवतः इन संख्याओं की सबसे अधिक प्रगटीभूत अद्भुत घटनाएं प्रकृति की कलाओं में होती है। उदाहरणार्थ, एक गुलबहार के फूल में पंखुड़ियों की संख्या सामान्यतः एक विरहांक संख्या होती है। आप यहाँ दिए गए फूलों में से प्रत्येक में कितनी पंखुड़ियां ज्ञात कर पा रहे हैं? इस जानकारी से संबंधित एक चित्र पृष्ठ के निचले भाग पर दिया गया है। यहाँ 3 पुष्प के चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक पुष्प के साथ कुछ जानकारी लिखी गई है जो इस प्रकार है। बाईं से दाईं तरफ पढ़ने पर पहले पुष्प के नीचे लिखी गई जानकारी है 13 पंखुड़ियों वाला गुलबहार का फूल। दूसरे पुष्प के नीचे लिखी गई जानकारी है 21 पंखुड़ियों वाला गुलबहार का फूल। तीसरे पुष्प के नीचे लिखी गई जानकारी है 34 पंखुड़ियों वाला गुलबहार का फूल। पृष्ठ संख्या 143। विरहांक फिबोनाची संख्याओं के अनेक उल्लेखनीय गणितीय गुण हैं जिनका हम बाद में गणित के साथ अन्य विषयों में भी अध्ययन करेंगे। ये संख्याएं वस्तुतः विज्ञान, कला और गणित के बीच घनिष्ठ संबंधों का एक उत्तम उदाहरण है। इस जानकारी के ठीक दाईं तरफ एक चित्र दिया गया है। चित्र में 3 व्यक्ति हैं, एक वयस्क तथा 2 बच्चे। मध्य भाग में एक वयस्क व्यक्ति बैठा है जो तबले पर थाप दे रहा है। व्यक्ति के बाईं तरफ एक बालिका बैठी है जो अपने दोनों हाथों से ताल दे रही है। व्यक्ति के दाईं तरफ बैठा बालक अपने दोनों हाथों से ताल दे रहा है। इस चित्र के ठीक नीचे 3 रेखाएं खींची गई हैं। पहली रेखा को 4 बराबर भागों में, दूसरी रेखा को 8 भागों में तथा तीसरी रेखा को 5 भागों में बांटा गया है। 6.5 अंक पहेली। आप संख्याओं के साथ अंकगणितीय संक्रियाएं कर चुके हैं। अक्षरों के साथ ये संक्रियाएं करने के विषय में आपके क्या विचार हैं? दिए गए परिकलनों में अंकों को अक्षरों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। प्रत्येक अक्षर एक विशेष अंक जो 0 से लेकर 9 तक को व्यक्त करता है। आपको पता लगाना है कि प्रत्येक अक्षर किस अंक को व्यक्त करता है। नीचे दिया गया है T जमा T जमा T बराबर UT। यहाँ हमें एक अंकीय संख्या T प्राप्त है। इसे स्वयं में 2 बार जोड़ने पर एक 2 अंकीय योग प्राप्त हो रहा है। इस योग की इकाई का अंक वही एकल अंक है जिसे जोड़ा गया है। U और T क्या हो सकते हैं? क्या T अंक 2 हो सकता है? क्या यह 3 हो सकता है? जब आप खोज करेंगे तब पाएंगे कि T बराबर 5 है तथा UT बराबर 15 है। आइए दाईं ओर दिए गए एक और उदाहरण को समझें। यहाँ K2 का अर्थ
है कि यह संख्या एक 2 अंकीय संख्या है जिसमें इकाई का अंक 2 है तथा दहाई का अंक k है। k2 को स्वयं से जोड़ने पर एक 3 अंकीय संख्या h, m, m प्राप्त होती है। अक्षर m को किस अंक के संगत होना चाहिए? इस योग के दहाई और इकाई के स्थान में प्रत्येक पर समान अंक है। इस जानकारी से संबंधित दाईं तरफ लिखा गया है k2 जमा k2 बराबर HMM। H के विषय में क्या विचार हैं? क्या यह संख्या 2 हो सकता है? क्या यह संख्या 3 हो सकता है? इस प्रकार के प्रश्न हल करने में रोचक और मनोरंजक हो सकते हैं। यहाँ आपको हल करने का प्रयास करने के लिए ऐसे ही कुछ और प्रश्न दिए जा रहे हैं। पता लगाइए कि प्रत्येक अक्षर किस अंक को व्यक्त करता है। अपनी कक्षा के सहपाठियों के साथ उन विचारों को साझा कीजिए जो आपने इन प्रश्नों के विषय में सोचा था। आप कुछ नई विधियों यानी अभिगमों को भी ज्ञात कर सकते हैं। दिए गए प्रश्न इस प्रकार हैं: y जमा z बराबर ZOO, B5 जमा 3D बराबर ED5, KP जमा KP बराबर PRR, C1 जमा C बराबर 1FF। इस प्रकार के प्रश्न क्रिप्टारिथमेटिक प्रश्न या अल्फामेटिक प्रश्न यानी अक्षर विज्ञान पहेली कहलाते हैं। पृष्ठ संख्या 144। पता लगाइए। प्रश्न 1। एक विद्युत बल्ब जला हुआ यानी ऑन है। दिनेश इसके बटन को 77 बार दबाता है। क्या यह बल्ब अब जला हुआ यानी ऑन होगा या बंद यानी ऑफ होगा? ऐसा क्यों? प्रश्न 2। ललिता के पास एक बड़ा प्राचीन विश्वकोश है। जब वह इसे खोलती है तब इसके अनेक खुले पृष्ठ गिर जाते हैं। वह कुल 50 पृष्ठ गिनती है जो दोनों ओर छपे हुए हैं। क्या इन खुले पृष्ठों की संख्याओं का योग 6000 हो सकता है? यदि हाँ तो क्यों? अथवा नहीं तो क्यों नहीं? प्रश्न 3। यहाँ चित्र में एक 2x3 का ग्रिड दिया गया है। प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ के लिए योग की समानता घेरे में लिखी हुई है। E सम संख्या के लिए है तथा O विषम संख्या के लिए है। इन बक्सों को 3 विषम संख्याओं यानी O तथा 3 सम संख्याओं यानी E से इस प्रकार भरिए कि पंक्ति और स्तंभों के योग की समानता संतुष्ट हो जाए। इस प्रश्न से संबंधित एक चित्र दाईं तरफ दिया गया है। दाईं तरफ एक आयताकार ग्रिड का चित्र दिया गया है जिसे 3 स्तंभों और 2 पंक्तियों में बांटा गया है। प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ के साथ एक गोलाकार आकृति के अंदर अक्षर लिखा गया है O तथा E। O विषम संख्याओं के लिए तथा E सम संख्याओं के लिए लिखा गया है। पहली पंक्ति के दाईं तरफ संलग्न गोलाकार आकृति के अंदर लिखा गया अक्षर है O। दूसरी पंक्ति के दाईं तरफ संलग्न गोलाकार आकृति में लिखा गया अक्षर है E। इसी प्रकार पहले स्तंभ के ठीक नीचे गोलाकार आकृति के अंदर लिखा गया है E।
दूसरे स्तंभ के ठीक नीचे गोलाकार आकृति के अंदर लिखा है ई तथा तीसरे स्तंभ के ठीक नीचे गोलाकार आकृति के अंदर लिखा है ओ। प्रश्न 4। जादुई योग शून्य वाला एक 3 गुणा 3 जादुई वर्ग बनाइए। सभी संख्याएं शून्य नहीं हो सकती हैं। आवश्यकता अनुसार ऋणात्मक संख्याओं का उपयोग कीजिए। प्रश्न 5। यहाँ दिए गए रिक्त स्थानों को विषम या सम से भरिए। ए। विषम संख्या में सम संख्याओं का योग रिक्त स्थान होता है। बी। सम संख्या में विषम संख्याओं का योग रिक्त स्थान होता है। सी। सम संख्याओं में सम संख्याओं का योग रिक्त स्थान होता है। डी। विषम संख्याओं में विषम संख्याओं का योग रिक्त स्थान होता है। प्रश्न 6। 1 से 100 तक की संख्याओं के योग की समानता क्या है? प्रश्न 7। विरहांक अनुक्रम में 2 क्रमागत संख्याएं 987 और 1597 हैं। इस अनुक्रम की अगली 2 संख्याएं तथा पिछली 2 संख्याएं क्या हैं? प्रश्न 8। अंगद एक 8 पगों वाली सीढ़ी पर चढ़ना चाहता है। उसके खेल का एक नियम है कि एक समय पर वह 1 पग या 2 पग ही ले सकता है। उदाहरणार्थ, उसके पथों में से एक पथ 1 2 2 1 2 है। तो बताइए कि वह शीर्ष पर कितनी भिन्न विधियों से पहुंच सकता है? प्रश्न 9। विरहांक अनुक्रम के 20वें पद की समानता क्या है? पृष्ठ संख्या 145। प्रश्न 10। सत्य कथनों की पहचान कीजिए। ए। व्यंजक 4m-1 से सदैव विषम संख्याएं प्राप्त होती हैं। बी। सभी सम संख्याओं को 6j-4 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सी। दोनों व्यंजक 2p-1 और 2q-1 सभी विषम संख्याओं का वर्णन करते हैं। डी। व्यंजक 2f-3 सम और विषम दोनों संख्याओं को व्यक्त करता है। प्रश्न 11। दिए गए क्रिप्टारिथम को हल कीजिए। UT-TA बराबर TAT। सारांश। इस अध्याय में हमने सीखा। प्रथम क्रियाकलाप में हमने पाया कि संख्याओं के एक अनुक्रम के विषय में सूचना यानी उदाहरणार्थ मापनों को किस प्रकार निरूपित किया जाता है तथा किस प्रकार वास्तविक संख्याओं के विषय में बिना किसी जानकारी के उन्हें व्यवस्थित किया जाता है। हमने संख्या समानता की धारणा के विषय में अध्ययन किया, जिनमें ऐसी संख्याओं के विषय में जाना जो युग्मों में व्यवस्थित की जा सकती हैं, यानी सम संख्याएं, तथा ऐसी संख्याएं जो युग्मों में व्यवस्थित नहीं की जा सकती हैं, यानी विषम संख्याएं। हमने सीखा कि योग और गुणनफलों की समानता कैसे निर्धारित की जाए। ग्रिड के योग की खोज करते समय हम निर्धारित कर सके कि किस ग्रिड को पंक्तियों और स्तंभों के योग द्वारा समझकर भरना असंभव है। हमने इस तथ्य को जादुई वर्ग की रचना करने के लिए विस्तृत किया है। हमने यह भी पाया कि किस प्रकार विरहांक संख्याएं
ऐतिहासिक रूप से कलाओं के माध्यम से खोजी गईं। विरहांक अनुक्रम 1, 2, 3, 5, 8, 13, 34, 55 क्रमशः हैं। हम क्रिप्टारिथम के माध्यम से गणित जासूस बन गए हैं, जहां अंकों को अक्षरों से प्रतिस्थापित किया जाता है। इस पृष्ठ के निचले भाग पर एक चित्र दिया गया है। चित्र में बाईं तरफ एक बालक है जो कह रहा है, मैंने अभी सुना कि पिछले वर्ष 14,70,369 व्यक्तियों ने विवाह किया। चित्र के मध्य भाग में एक बालिका है जो कह रही है, ठहरिए, क्या इसे एक सम संख्या में नहीं होना चाहिए? चित्र में दाईं तरफ एक उल्लू का चित्र दिया गया है, जिसके ठीक ऊपर एक गोलाकार आकृति में विस्मयादि बोधक चिन्ह है, अर्थात उल्लू हैरान है। अध्याय 6 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 7 के लिए गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश। वाचन स्वर सपना सिंह। ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान। निर्माण सहायक सौम्या मलिक। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।